तो कहीं थप्पड़ कांड पर सियासी हंगामा है, कहीं मंत्री के बोल बिगड़ रहे हैं, कहीं हादसे से हाहाकार है, तो कहीं जवानों में है गुस्सा। तो चलिए जानते हैं अपने संवाददाताओं से कहां क्या खास है। शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। प्रदेश में संगठित माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई कर चर्चा में आई कमलनाथ सरकार अब छोटे शहरों की तरफ रुख करने जा रही है। प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने अब बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों में भी माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। प्रदेश के मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि अब छोटे छोटे शहरों में भी संगठित माफिया राज के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि 11 अलग अलग सेक्टर में कार्रवाई से अब माफिया राज की कमर तोड़ने का काम किया गया है। कांग्रेस सरकार का दावा है कि बीते 15 साल में कई सेक्टर में माफिया राज पनपा था, जिसकी कमर तोड़ने का काम कमलनाथ सरकार ने अब शुरू किया है। बीजेपी एक तरफ जहां कलेक्टर दफ्तर का घेराव कर माफिया के खिलाफ हो रही कार्रवाई का विरोध कर रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार ने साफ कर दिया है कि माफिया राज के खिलाफ उसकी कार्रवाई को अब व्यापक किया जाएगा। वहीं 26 जनवरी को मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर में एक बड़ा कार्यक्रम कर उन लोगों को लाभ देने का काम करेंगे जिनके सहकारिता क्षेत्र में प्लाट होने के बाद अब तक अधिकार नहीं मिल पाया था। माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ 800 से ज्यादा लोगों को अब सहकारिता क्षेत्र के प्लाट देने का काम करेंगे। प्रदेश सरकार की नीतियों को दमनकारी बताते हुए भाजपा ने आज प्रदेश भर में आंदोलन का शंखनाद किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए भाजपाइयों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने निकले और कांग्रेस सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। जबलपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता सिविक सेंटर में एकजुट हुए और करीब 2 किलोमीटर का सफर रैली की शक्ल में तय किया। धारा 144 लागू होने के चलते कार्यकर्ताओं को घंटाघर चौक पर ही रोक दिया गया। इस बीच कार्यकर्ताओं की पुलिस से हल्की धक्का मुक्की भी हुई और हंगामा होते देख पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत भाजपा विधायक और अन्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में इमरजेंसी जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं, लेकिन भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी। आपको बता दें कि भाजपा का ये विरोध प्रदेश में चल रही माफिया विरोधी मुहिम के गलत परिपालन, राजगढ़ थप्पड़ कांड समेत विभिन्न मामलों को लेकर था। प्रदेश के प्रमुख शहरों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी कुछ इसी तरीके से प्रदर्शन किया और तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। ग्वालियर में आज कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। इमरती देवी ने राजगढ़ की घटना पर किए गए सवाल पर कांग्रेसियों की तुलना हाथी से की, तो वहीं विपक्षियों को कुत्ता बताया। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी बयानों की बौछार हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रही है। इसी कड़ी में आज ग्वालियर में कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के बिगड़े बोल देखने के लिए मिले हैं। दरअसल इमरती देवी भगवत साई सभागार में बेटियों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंची थी। इमरती देवी ने कई विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली बेटियों का सम्मान किया और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ सरकार बेटियों की सच्ची हमदर्द सरकार है। और जब मीडिया ने इमरती देवी से राजगढ़ की घटना और विपक्ष के आंदोलन पर सवाल किया, तो इमरती देवी के बिगड़े बोल देखने के लिए मिले हैं। इमरती देवी ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेसी हाथी की तरह हैं, जो चलते रहते हैं और कुत्ते भूखते रहते हैं, जिससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरती देवी द्वारा विपक्ष को कुत्ते की संज्ञा दिए जाने के बाद अब सियासी बवाल भी मचा हुआ है और बीजेपी ने भी इमरती देवी पर पलटवार करते हुए उनके इस बयान की निंदा की है। ये पहला मौका नहीं है जब इमरती देवी के बिगड़े बोल सामने आए हैं। इसके पहले भी इमरती देवी के कई तीखे बयान देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से विपक्ष की तुलना कुत्ते से की गई है, तो कहीं न कहीं इस बयान के बाद सियासी भूचाल जरूर मध्य प्रदेश में आएगा। धनप्रसाद अहिरवार का शव एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली से सागर पहुंचा। आज अंतिम संस्कार के समय बीजेपी विधायक और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई। मृतक धनप्रसाद अहिरवार का शव एम्बुलेंस से सागर पहुंचा। अंतिम संस्कार के लिए जब विश्राम घाट पहुंचा, तब भाजपा विधायक प्रदीप लारिया शैलेंद्र जैन समर्थकों के साथ विश्राम घाट पहुंचे। तभी विधायक प्रदीप लारिया, शैलेंद्र जैन और समर्थकों को पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। अंदर जाने से रोकने को लेकर पुलिस और विधायक के बीच बहस और झूमाझटकी भी देखने को मिली। काफी हंगामे के बाद विधायक और समर्थकों को अंदर जाने दिया। भले ही धनप्रसाद की मौत पर जमकर सियासत हो रही हो, लेकिन पुलिस ने अब तक सिर्फ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी आरोपियों को जब गिरफ्तार किया जाएगा, तब धनप्रसाद के परिवार को न्याय मिलेगा।
भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आज सुबह से एक अलग नज़ारा देखने को मिला। आज फुल ड्रेस रिहर्सल 26 जनवरी को लेकर के की गई और सीधा हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से ये परेड चली गई। यहाँ पर बहुत ही आज भव्य नज़ारा देखने को मिला। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस ग्राउंड को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाएगा। उसके पहले आज ये फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। लाल परेड ग्राउंड में 71वां गणतंत्र दिवस समारोह के तहत ये आयोजन किया गया और इस आयोजन की रिहर्सल में कई टुकड़ियों ने भाग लिया। इस आयोजन में एसटीएफ, जिला पुलिस बल, विस्बल महिला पुलिस बल, होमगार्ड, जेल विभाग, भूतपूर्व सैनिकों का दल, वन विभाग, एनसीसी समेत परेड की कई टुकड़ियां शामिल हुई। खासतौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में गुजरात रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी भी शामिल होती हुई दिखाई दी। यहाँ परेड की और पूरे आयोजन को किस तरीके से 26 जनवरी को हुई। एक रिहर्सल जनवरी को किस तरह पूरा आयोजन होगा ये 26 जनवरी को इस पूरे ग्राउंड को बहुत ही सजाया जाएगा। पूरा ग्राउंड सजा धजा नजर आएगा, लेकिन उसके पहले आज किस तरीके से परेड चलेगी ये खास बात ध्यान में रखते हुए ये पूरी रिहर्सल की गई। परेड की बात करें तो 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित सुरेश तुलानी इस पूरी परेड के परेड कमांडर रहे और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये परेड चल रही है, बहुत ही सुंदर नज़ारा चल रहा है। ये रिहर्सल है जो आज राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में देखने को मिली। भव्य आयोजन यूँ तो 26 जनवरी को होगा, लेकिन उसके पहले का नज़ारा इतना भव्य और सुंदर है। पूरा आज जो ग्राउंड है वो तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नज़र आ रहा है। देशभक्ति की भावना लोगों के मन में घर कर रही है और जिस तरीके से पूरा आयोजन आज चला, ये कहना बिल्कुल वाजिब बनता है कि 26 जनवरी को नज़ारा और ज़्यादा भव्य होगा और ज़्यादा आलीशान तरीके से इस ग्राउंड को सजाया जाएगा और किस तरीके से गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों में उत्साह होगा उसकी भी एक भूतपूर्व झलक आज देखने को मिली। सफाई में चौका लगाने की इंदौर ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी क्रम में फिल्म, साहित्य और खेल जगत की हस्तियों ने इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड पर चाय पीकर स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में लोगों से अपना फीडबैक देने की अपील की। स्वच्छता सर्वेक्षण लीग 2020 में शहरवासियों को सिटीजन फीडबैक के लिए प्रेरित करने के लिए शहर की 4 हस्तियों को निगम आयुक्त ने ट्रेंचिंग ग्राउंड पर एक कप स्वच्छता के नाम कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसमें प्रख्यात शायर राहत इंदौरी, पूर्व क्रिकेटर संजय जगदाले, पूर्व हॉकी खिलाड़ी मीर रंजन नेगी, अभिनेता विजेंद्र घाटगे पहुंचे और सकारात्मक फीडबैक भी दिया। गर्म चाय की चुस्कियों के बीच उन्होंने शहर में सफाई संस्कृति के विकास को लेकर अपने अनुभव बांटे। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की कि वे अपना फीडबैक देने में कंजूसी न करें और सफाई में शहर को चौका लगाने की चुनौती को पूरा करें। ट्रेंचिंग ग्राउंड पहुंचे लोगों को आयुक्त ने पौधा व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। ट्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में सूखे कचरे व अनुपयोगी सामग्री से बनाई गई टेबल व कुर्सी पर बैठकर इंदौर की हस्तियों ने चाय पी और वेस्ट से बने पेड़ पर स्वच्छता की प्रशंसा लिखी। इसके अलावा प्रबुद्धजन ने निगम द्वारा लगाए गए पौधे भी देखे। वेस्ट से बनाई गई स्वच्छता परी के साथ सेल्फी भी ली। इंदौर नगर निगम ने एक कप स्वच्छता के नाम इस कार्यक्रम का ये आयोजन किया था और जिसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई कि इंदौर का सबसे गंदा इलाका सबसे स्वच्छ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बैठकर आप चाय पी सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। देश में पहली बार स्मार्ट जो है नेम प्लेट का शुरुआत हुई है और ये शुरुआत उज्जैन के महानंदा नगर से शुरुआत की गई है। पहली नेम प्लेट उज्जैन के महानंदा नगर में एक घर में लगाई गई है, जिसके तहत इस नेम प्लेट में जो एक बारकोड दिया गया है उस बारकोड को स्कैन करने से नगर निगम की जितनी भी सारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी जानकारी और इसके अलावा किस तरह से नगर निगम के कार्य होते हैं ये सब कुछ सिर्फ बारकोड स्कैन करने से पता चल सकेंगे। इसके अलावा अगर नगर निगम के अधिकारियों की माने तो साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से ये स्मार्ट नेम प्लेट लगाई गई है उसका स्कैन करने से कचरा गाड़ी कितनी बजे पहुंचेगी, कितनी बजे जाएगी या आज आई है या नहीं, इसके अलावा संपत्ति कर, नल कर या नगर निगम से जुड़ी सारे जितने भी कार्य हैं वो सिर्फ बारकोड स्कैन करने से पता चल पाएंगे। गुना में शासन के आदेश से विचलित होमगार्ड सैनिकों ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों की तादाद में आज होमगार्ड सैनिकों ने इकट्ठा होकर न केवल होमगार्ड कार्यालय पर तालाबंदी कर दी बल्कि धरना प्रदर्शन भी किया।
धरना आंदोलन में होमगार्ड सैनिकों ने मांग रखते हुए कहा है कि शासन अपना ये सर्कुलर और आदेश वापस ले, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि होमगार्ड सैनिकों को 10 माह की नौकरी और वेतन दिया जाएगा, जबकि होमगार्ड सैनिकों से ये भी कहा गया है कि 2 महीने तक उनको किसी भी तरीके का वेतन ना ही नौकरी दी जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद जब होमगार्ड सैनिक एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, तभी एक होमगार्ड सैनिक उस्मान खान को गश्त आ गया और उसकी तबीयत बुरी तरीके से बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। बहरहाल तनाव के बाद में अब होमगार्ड सैनिक अपनी रोजी रोटी को लेकर बुरी तरीके से पीड़ित महसूस कर रहे हैं। खरगोन जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खरगोन जिले के बमनाला के पास एक मजदूरों से भरा मिनी ट्रक पलटने से 4 मजदूरों की मौत हो गई। करीब 1 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी मजदूरों को झिरनिया से कामदोड़ बाड़ा मजदूरी के लिए लाया जा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही थाना मोबाइल और 100 डायल मौके पर पहुंची। घायलों को बमनाला के अस्पताल लाया गया, जहां 10 घायलों को खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस हादसे के बाद प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रक में ये हादसा हुआ उसमें सबसे ज्यादा नाबालिग मजदूर सवार थे। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। आने वाले समय में पुलिस की अत्याधुनिक तकनीकों से कैसे लैस किया जाए और किस तरह से अत्याधुनिक जो उनको साजो सामान है उसको किस तरह से लैस किया जाए, पुलिस को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, उसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ में ये पहली बार इस तरह से बैठक हुई है, जिसमें 8 राज्यों के अलग अलग अधिकारी और जो वहाँ के जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो शामिल हुए हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं, गृह मंत्रालय के भी अधिकारी इस पूरी बैठक में शामिल हुए हैं कि किस तरह से आधुनिकीकरण किया जाए पुलिस का और पुलिस को किस तरह साजो सामान के साथ तैयार किया जाए कि जिस तरह से आने वाले समय में जिस तरह से जो गतिविधियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो माओवाद की हो, चाहे और भी जो यहाँ पर जो समस्याएं हैं अलग अलग राज्यों में, उसको पूरी तरह से यहाँ पर बातचीत की गई है, रणनीति बनाई गई है और पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई है। और ये छत्तीसगढ़ में ये पहली बार हुआ है कि जहाँ पर 8 राज्यों के अफसर बैठ के इस तरह की रणनीति तैयार की गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस ने जिस तरह से आधुनिकीकरण को लेकर जो तैयारी की है उसका कितना आने वाले समय में लाभ मिलता है। लेकिन जिस तरह छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी समस्या माओवाद की है, तो माओवाद को लेकर जिस तरह से जो हथियार है वहां पर जो पुलिस जवान तैनात रहते हैं, तो उनको किस तरह आधुनिकीकरण के हथियार दिए जाए, किस तरह से उनको लैस किया जाए, किस तरह तैयार किया जाए, उसको लेकर भी चर्चा इस पूरी बैठक में हुई है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव में जो नतीजे आए उससे उभर नहीं पा रही है और इसका असर जो पंचायत चुनाव है उसके प्रचार प्रसार में दिखाई दे रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टी के अंदर निकाय चुनाव के जो नतीजे निकले उसके बाद में लगातार गुटबाजी बढ़ी है और इस गुटबाजी के का असर जो पंचायत चुनाव है उसके चुनाव प्रचार प्रसार में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं उनके बीच साफ तौर पर खींचातानी नजर आ रही है। देखा गया है कि कार्यकर्ता जो है वो भी इसी के चलते काफ़ी निराश नजर आ रहे हैं और जिस तेज़ी से और जिस ऊर्जा के साथ में ग्राम पंचायत चुनाव के जो प्रचार प्रसार होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। हालांकि पार्टी के लोगों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है और पार्टी ने नतीजों से सबक ले लिया है। हालांकि बीजेपी का ये भी कहना है कि नतीजे उतने भी बुरे नहीं रहे। वो बार बार अभी भी यही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने धन बल का प्रयोग किया और यही वजह है कि कांग्रेस जो 10 नगर निगम है वहाँ पर अपना महापौर बना पाई, लेकिन बीजेपी ने जो प्रयास किया उसके नतीजे अच्छे आए हैं। कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात को लेकर भी निराशा है कि अब तक बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया है, क्योंकि बार बार अगर ये स्थिति होती है कि नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा तो ऐसे में कार्यकर्ता जो है वो कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं वो ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह से एकजुट हो पाते हैं, क्योंकि बात पर बात बीजेपी ने शुरू तो की थी लेकिन अब उसकी जिम्मेवारी सिर्फ अजय चंद्राकर निभा रहे हैं और बाकी के जो नेता हैं वो उससे कन्नी काट रहे हैं। सोचने वाली ये भी बात है कि जिस अभियान का बीजेपी ने जोर शोर से शुरुआत किया, अजय चंद्राकर उसमें उसकी जिम्मेदारी ले रहे थे, उसमें पार्टी के जो बाकी नेता है वो सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। देखना ये होगा कि बीजेपी की गुटबाजी कब कम होती है और पार्टी फिर से कब एकजुट हो पाती है।
कारोबारी प्रवीण सोमानी को पुलिस द्वारा छुड़ाए जाने के बाद भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और उनके इस पोस्ट को लेकर राजधानी रायपुर की पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। अपने पोस्ट में गौरीशंकर श्रीवास ने लिखा है कि 4 करोड़ रुपए की फिरौती देकर जो कारोबारी हैं उनको छुड़ाया गया है। वहीं अब इस मामले को लेकर नोटिस दिए जाने के बाद गौरीशंकर श्रीवास का इस मामले में साफ तौर पर कहना है कि उनके आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र में विपक्ष में होने के नाते उन्होंने एक पोस्ट डाला था, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके उन्हें नोटिस दिया जा रहा है। उसका ये जवाब जरूर देंगे, लेकिन इतना तो तय है इस मामले में कहीं न कहीं राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जूनियर डॉक्टरों का पिछले 8 महीना से छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर नाराज डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लंबे समय से धरना प्रदर्शन से अस्पताल में व्यवस्था चरमरा सी गई, जिसको लेकर प्रबंधन ने डॉक्टरों से बातचीत की। बातचीत में 4 महीने का 29 जनवरी तक भुगतान किए जाने को लेकर आश्वासन दिया गया, जिसके बाद जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस लेकर ड्यूटी ज्वाइन कर ली। बात करेंगे एक अहम खबर की। जल संकट से उबरने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई स्तर पर काम शुरू किया गया है। भारत सरकार के इन प्रयासों को सैकड़ों जल नायक आगे बढ़ा रहे हैं, इसकी ताकत बन रहे हैं। घरों और दफ्तरों में बेहतर जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए उन्होंने नई तकनीक का इजाद किया है। वे लोग करोड़ों लीटर पानी की बर्बादी को रोक रहे हैं और हमारी दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। ऑल्टर्ड कंपनी बेसिकली एक स्वीडिश कंपनी है जो वाटर सेविंग के लिए मैकेनिज्म्स डेवलप करती है। प्रोफेसर काज मैकॉस ऑल्टर्ड नॉजल के इनोवेटर हैं और ऑल्टर्ड कंपनी के को-फाउंडर भी हैं। तो जो एटमाइजेशन टेक्निक है वो हर एक बूंद को हज़ारों बूंदों में ब्रेक कर देती है और जो बूंद का सरफेस एरिया है उसे इंक्रीज करके हमें पानी जो है एफिशिएंटली यूज़ करने का एक मौका देती है। हमारी खुद की जो है अवेयरनेस अबाउट कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, हमारी अवेयरनेस बहुत कम है। हमारे नलके से कितना पानी आता है, हमारी शावर से कितना पानी आता है, हमें उतनी जानकारी नहीं है। तो हम जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स और टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं ताकि हम ये जानकारी जो है सब में फैला सके कि हमें उतनी पानी की ज़रूरत है नहीं, हमें जितनी पानी की ज़रूरत है हम केवल उतना ही इस्तेमाल करें। मैंने 3 महीने पहले ऑल्टर्ड नॉजल्स लिए थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जैसे कि कुछ मैंने डाला ही नहीं। और इंटरेस्टिंगली सारे जो गेस्ट्स भी आते हैं वो मुझे बोलते हैं कि पानी बहुत सॉफ्टली हमारे हाथों पे आ रहा है और ये तुमने क्या लगाया है। तो मैं उनको बोलती हूँ कि ये एक्चुअली बहुत मेरी पानी की बचत कर रहा है। हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो हैं घरों के लिए इन होम सेगमेंट और एक जो है पब्लिक स्पेसेस के लिए, होटल्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जहाँ पानी काफ़ी यूज़ होता है। हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट स्पेशली अगर आप देखा जाए तो ईयर राउंड टूरिस्ट का इन्फ्लक्स रहता है और काफ़ी पानी इस्तेमाल होता है। तो मैंने 3 प्रोडक्ट लगाए हैं मेरे घर में। 98% पानी की बचत हो रही है उससे। और अब कलेक्टर की बेटियों को बेबाक सलाह की बात करेंगे। बुरा करने वालों या बोलने वालों को तुरंत दें जवाब। एक हाथ में सैंडल लेकर तैयार रहें। राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में कलेक्टर मंजू शर्मा ने ये बात कही है। स्कूली छात्राओं को संबोधित कर रही थी। अपने साथ हुई घटनाओं का उन्होंने जिक्र भी किया। कहा ऐसी स्थितियों की परवाह न करें, पलटकर जवाब दें, किसी से ना डरें। बच्चों से आगे, लड़कों से आगे हैं। ऐसे लोगों के लिए यदि वो आपके सामने पड़ जाए, हिम्मत हो तो मुंह पे बोल के देखे। आपका सैंडल होना चाहिए, आपका जूता होना चाहिए, आपके हाथ होने चाहिए। उनको उसी समय जमीन चटाना हमको आना चाहिए और उसके बाद निरंतर सिर उठा के आगे बढ़ना चाहिए। कोई कमी नहीं है हम में। हम पढ़ाई में बच्चों से आगे, लड़कों से आगे हैं। ऐसे लोगों के लिए यदि वो आप तो अशोकनगर की कलेक्टर हैं, उन्होंने बेटियों को सलाह दी है, बुरा करने वालों या बोलने वालों को तुरंत जवाब दें, एक हाथ में सैंडल लेकर तैयार रहें। सुनवाया हमने आपको राष्ट्रीय बालिका दिवस के कार्यक्रम में कलेक्टर मंजू शर्मा बोली हैं। स्कूली छात्राओं को संबोधित कर रही थी। अपने साथ हुई घटनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी स्थितियों की परवाह न करें, पलटकर जवाब दें और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सुना आपने, उन्होंने बताया कि हम पढ़ाई लिखाई में आगे हैं, लड़कों से आगे हैं और ऐसी स्थिति में डरने की बात नहीं है।
अशोकनगर की कलेक्टर हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी, छात्राओं को संबोधित कर रही थी मंजू शर्मा। उस दौरान उन्होंने ये बात कही है। बेटियों को सुनवाते हैं आपको एक बार फिर। होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, यदि वो आपके सामने पड़ जाए, हिम्मत हो तो मुंह पे बोल के देखे। आपका सैंडल होना चाहिए, आपका जूता होना चाहिए, आपके हाथ होने चाहिए। उनको उसी समय जमीन चटाना हमको आना चाहिए और उसके बाद निरंतर सिर उठा के आगे बढ़ना चाहिए। कोई कमी नहीं है हम में, हम पढ़ाई में बच्चों से आगे हैं, लड़कों से आगे हैं। ऐसे लोगों के लिए, यदि वो आपके सामने पड़ जाए, हिम्मत हो तो मुंह पे बोल के देखे। आपका सैंडल होना चाहिए, आपका जूता होना चाहिए, आपके हाथ होने चाहिए। उनको उसी समय जमीन चटाना हमको आना चाहिए और उसके बाद निरंतर सिर उठा के आगे बढ़ना चाहिए। कोई कमी नहीं है हम में, हम पढ़ाई में बच्चों से आगे हैं, लड़कों से आगे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कलेक्टर ने कहा है। मंजू शर्मा है और राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। उस दौरान कलेक्टर मंजू शर्मा ने स्कूली छात्राओं को ये कहा, अपने साथ हुई घटनाओं का जिक्र किया, अपने तजुर्बे बच्चियों के सामने रखे और उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियों की परवाह नहीं करनी है। मंडला के नैनपुर विकासखंड के प्राथमिक शाला का वीडियो तेजी से इन दिनों वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 को मिले वायरल वीडियो में ये नजर आ रहा है कि स्कूल के बच्चे पढ़ाई के बदले मजदूरी का काम कर रहे हैं और ये काम स्कूल के शिक्षक उनसे करवा रहे हैं। मामले की जानकारी जब अफसरों को लगी है तो अब वीडियो की पड़ताल के बाद जांच की बात कही जा रही है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।